Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan sir. दोस्तों, मेरे दो चैनल्स हैं। आप लोगों को एक चैनल पे मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ मैं, और एक चैनल पे सिर्फ इंग्लिश के वीडियोस डालता हूँ, है ना। एक चैनल है हमारा, मेरा एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर। दूसरा है SSC ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर। इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, और मैं अपनी जो भी आज तक मैंने कुछ सीखा है वो उसको मैं स्प्रेड कर सकूं, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो या और भी कुछ चीज़ें, है ना। लेकिन एजुकेशन से ही रिलेटेड ज़्यादा तो मैं वीडियोस डालूँगा। एंटरटेनमेंट वगैरह का कुछ अलग से तो नहीं। अगर कभी भविष्य में करने का मन किया कुछ एंटरटेनमेंट जैसा, तो इन चैनल्स पे नहीं डालूँगा, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ से ही सिर्फ चैनल बनाए गए हैं। तो फ़िलहाल मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। ये सीरीज़ है SP बख्शी की बुक्स आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की। SP बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है। ये अगर मेरे से इंडिया में जैसे CDS एग्ज़ाम है, NDA है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, या फिर एक RRB का एग्ज़ाम होता है, और RBI ग्रेड 2 हो, RBI ग्रेड 2, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज को आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे चाहिए, या फिर वोकेबलरी एक स्टैंडर्ड लेवल की चाहिए, या इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस चाहिए, या फिर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई बुक्स नहीं है। ये सबसे पहले किताब आई थी जब नीतू सिंह मैम की किताब नहीं थी, और ये जो किरण उरन नहीं आती थी, किरण वगैरह जो अभी SSC के लिए आती है, उसके पहले से ये किताब मतलब बहुत प्रचलित थी एक ज़माने में। तो आप इस बुक्स को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स होते हैं मोस्टली सभी लोग ये किताब पढ़े होते हैं। बस ये बुक्स आती सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हिंदी लैंग्वेज में आती नहीं है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बीच में ये बुक्स जो है इतनी फेमस नहीं है। अंडरस्टूड गाइस? तो आप उसको कभी इतना कंसिडर मत करिएगा। देखिए, वैसे भी एग्ज़ाम्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है, तो क्या ज़रूरत है हिंदी में पढ़ करके चीज़ों को। हाँ, किसी का अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं हूँ, या और भी चैनल्स वगैरह होंगे जो इस बुक्स को पढ़ाते होंगे, तो मैं हिंदी में और बाइलिंगुअल करके इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। अंडरस्टूड गाइस? तो चलिए, मैं ये सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। 500+ क्वेश्चंस इसमें है एरर के, और इसके बाहर कुछ भी किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा ग्रामर से रिलेटेड। अंडरस्टूड? तो इसको रफ कर देता हूँ। अगर आप मेरा देखना चाहते हैं कि मैंने क्वेश्चंस कैसे लिए हैं, तो एक्सरसाइज नंबर ये 8 चल रहा है। एक्सरसाइज H है, जो कि सीरीज़ नंबर 8 है। और अब अभी आप देखोगे तो ये 8 के बाद 9 सीरीज़ नंबर है, फिर 10 है, 11 है, 12 है। इसमें लगभग 250 क्वेश्चंस के बाद मैंने जो L सीरीज़ से क्वेश्चन जो इसमें ऑप्ट किए हैं, जो लिए हैं मैंने, वो है CGL 2011 के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर आपको 2011 के ये भी क्वेश्चंस हैं, और आप देख सकते हो NDA के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो मल्टी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। ये नहीं है कि देखो लैंग्वेज पूछता है वो आपको कि लैंग्वेज में कमांड कितनी है आपकी, वो जानना चाहता है एग्ज़ाम में, है ना। तो क्वेश्चन कहीं कि किसी के भी किसी में आ सकते हैं। अब अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूरी थोड़ी है कि CDS में पूछे जाते हैं, वो UPSC में भी पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में भी, है ना। वो आपके SSC में भी आ सकता है। आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, एग्ज़ाम्स खटाखट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे सभी, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में जनरल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अब ये CDS 2011 का, ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो चलिए, अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका। 3-4-5 मिनट तो स्टार्टिंग में सिर्फ इसी में खर्च हो गए आपके।
तो क्वेश्चन सीरीज़ हमारा चल रहा है 8 यानी एच नंबर सीरीज ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। देखिए एक रूल होता है, कभी कंजक्शन एंड से दो नाउन जोड़े गए हैं। मान लीजिए एक नाउन यहाँ पे है और एक नाउन इस साइड है जनरली, तो ये दो नाउन जोड़े गए हैं तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अंडरस्टूड, प्लूरल होते हैं। तो वर्ब, अब ये दोनों नाउन मिल करके प्लूरल हो जाते हैं, यानी ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब जो यूज की जाएगी, अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, ये भी प्लूरल होगी, है ना। और आगे जो मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस वो यूज होंगे। आप बस ये समझिए कि वर्ब प्लूरल होगी। और आगे इसके आगे कहीं पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा तो वो भी प्लूरल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि राम एंड श्याम, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। श्याम हैज़ डन देयर वर्क ऑन टाइम, ये हो गया दोस्तों। राम और श्याम दोनों व्यक्ति एंड से जोड़े गए हैं तो ये क्या हो गए, दो बन गए हैं, तो ये प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। अंडरस्टूड, प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। ये जनरल रूल है कि एंड से दो नाउन जोड़े गए हैं, अगर सिंगुलर है ना, तो वो प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। और देयर जो ये भी है, ये भी क्या है, प्लूरल। ये इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस भी प्लूरल होगा। लेकिन देयर इज़ अ एक्सेप्शन इन द रूल। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जोड़े गए हैं और एक नाउन के पहले आर्टिकल द का या किसी भी आर्टिकल का, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। इन दोनों में से किसी का यूज़ सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ किया गया होता है। हालांकि नाम के साथ तो आर्टिकल आता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आर्टिकल लगा ही नहीं सकते हो आप, है ना। मान लीजिए कोई पोस्ट का नाम दे दिया है, टीचर, प्रिंसिपल, ऐसे कुछ करके दे दिया है, तो आर्टिकल द अगर पहले के साथ लगा हुआ होता है तो इन दोनों नाउन को एक सिंगल माना जाता है। अंडरस्टूड। और जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। माफ़ कर देता हूँ इसको। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, राम एंड श्याम आर डूइंग देयर बेस्ट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, है ना। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि द टीचर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग हैज़ बीन absent since 2 PM, है ना, मतलब 2 बजे दोपहर से, वो क्या है 2 PM मैंने लिख लिया, 2 बजे दोपहर का मतलब समझिए इसका। अब ये टीचर और डायरेक्टर नाउन तो दो अलग अलग हैं, बट आर्टिकल द सिर्फ एक ही के पहले लगा है, तो ये एक ही कंसीडर किए जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है वो पढ़ाने का भी काम करता है, तो अब उसको लिखना क्या है, कैसे है कि मतलब टीचर और डायरेक्टर, इस इंस्टीट्यूट का टीचर और डायरेक्टर, तो उसको हम सिर्फ आर्टिकल 1 के पहले यूज करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि जो टीचर है वही डायरेक्टर भी है इस इंस्टीट्यूट का या इस कोचिंग का। तब ये दोनों एक ही व्यक्ति है तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे हैज़ सिंगुलर वर्ब करेक्ट है दोस्तों। अंडरस्टूड गए, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन इसी सेंटेंस में आर्टिकल द दोनों के पहले लग जाए तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, तब फिर क्या हो जाएगा, हैव आएगा। इसका मतलब हो जाएगा टीचर अलग है, डायरेक्टर कोचिंग का अलग है, और दोनों अब्सेंट हैं 2 बजे से। अंडरस्टूड, ये रूल्स होता है। अब इसके मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, आर्टिकल द लगा है, एब एंड फ्लो, है ना, उतार चढ़ाव जो होते हैं टाइड्स के। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज़ का यूज़ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल द सिर्फ एक के पहले लगा हुआ है।
अंडरस्टूड गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बी में गलती है। अब पहले मैंने इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, समझाया चीज़ों को कि कब यहाँ पे आर होगा, कब यहाँ पे इज़ होगा, मतलब कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा। और भी एक क्वेश्चंस मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। 1 मिनट, आई एम जस्ट गिविंग यू द अनदर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ हॉट एंड अ कोल्ड, आर्टिकल हॉट के भी पहले लगा है, आर्टिकल ए कोल्ड के भी पहले लगा है। इसका मतलब जो स्प्रिंग हॉट भी है, एक स्प्रिंग कोल्ड भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर यूज किया जाएगा। गॉट इट गाइस, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन इसी में मिल गए आपके। तो यहाँ पे अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास ही पाए गए हैं। और ईच अदर यहाँ पे यूज किया है, ये करेक्ट है, क्योंकि 2 हैं, 2 के लिए ईच अदर यूज किया जाता है, और 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर यूज किया जाता है दोस्तों, वन अनदर। गॉट इट, ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए इस कॉन्सेप्ट पे। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स, है ना। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रास्ट के साथ, कॉन्ट्रास्ट या प्रोवाइड द ब्यूटी टू द येलो डोर होगा, ये विद नहीं होगा दोस्तों, किसी चीज़, है ना। 1 मिनट, टू द येलो डोर्स, येलो डोर्स को सुटेबल कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है ग्रीन पेंट, है ना, येलो डोर्स। तो आप लिख लीजिएगा, ये तो देखिए याद करने पड़ेंगे आपको। जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती हैं, है ना, किसी वर्ड के साथ कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती हैं, कि कुछ वर्ड के साथ प्रेपोजिशन यूज़ ही नहीं की जाती हैं। अभी इसके पहले मैंने 8, है ना, 7 या 8, हाँ 8 मैंने पार्ट्स करा लिए हैं ऐसे एक्सरसाइज के। उनको आप देखते हुए आएंगे तो आप यहाँ तक आते आते लगभग आपको 60% तक ग्रामर कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन अगर आपने 8th नंबर से स्टार्ट किया है तो ऐसे तो मैं पूरे सबका ही बताते चल रहा हूँ साथ में, है ना। बट नोट्स बनाइएगा ज़रूर से, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये बुक्स में नहीं दिया होता है। बुक्स में सीधे आंसर कुछ बता दिया जाता है, क्यों है, कैसे है ना, या और कुछ क्या चेंजेज होंगे तो वो बदल जाएगा, ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट टू द येलो डोर्स यूज किया जाएगा। कहाँ गया, ये प्रीपोजिशन एरर है। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। देखिए कभी भी किसी सेंटेंस में ईच का यूज़ किया गया हो, एवरी का यूज़ किया गया हो, ईदर का यूज़ हो, या नाइदर का यूज़ हो, या एनी का यूज़ किया गया हो, एनी ऑफ, नन ऑफ, नन के लिए तो दोनों सही होता है, नो वन का यूज़ किया गया हो, इसको भी रफ करता हूँ मैं, समवन का यूज़ किया गया हो, और समवन के बाद एवरीवन का यूज़ किया गया हो, नो वन का हो गया है। अगर इनका यूज़ किया गया है ऑफ, फिर यहाँ पे नाउन जो होगा ये प्लूरल ही होगा, नाउन जो होता है ये प्लूरल होगा, PL लिख देता हूँ। तो इनके लिए जो वर्ब यूज़ की जाएगी सेंटेंस में, इनके लिए वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब यूज कैसी हो जाएगी, वो भी सिंगुलर यूज़ की जाती है। जैसे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, है ना, या इसमें एक और लिख लीजिएगा एनीवन, ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर नहीं होगा, क्या होगा, इज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड गाइस। इसी तरह से ईदर ऑफ द रोड्स, है ना, रोड्स के दो रोड्स होंगे, उनमें किसी एक की बात की जा रही है। अब ये वर्ब जो लीड है, लीड टू द पार्क, पार्क की तरफ जाता है ना, दोनों में से कोई भी एक रोड क्या करता है, पार्क की तरफ जाता है।
तो ये लीड यूज नहीं किया जाएगा। लीड एक प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, उसके एस और ई एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है, लेकिन नाउन में उल्टा होता है। नाउन जनरली सिंगुलर फॉर्म में होता है, एस और ई एस लगाने से उसको प्लूरल बनाया जाता है, और वर्ब के साथ उल्टा होता है। तो यहाँ पे लीड नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, लीड्स का यूज किया जाएगा। गॉट इट। तो इसमें गलती बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। अंडरस्टूड गाइस। इसको रफ कर देता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल बोल रहा है विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। जब तक कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं जैसे पूजा करने के लिए टेम्पल यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में रोगी भर्ती होते हैं, है ना, या इस तरह से अगर कोई बिल्डिंग्स हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं, अगर उसी पर्पज़ से आप वहाँ पे जा रहे हो तो वो क्या होता है, जनरल माना जाता है। और जनरल चीज़ों को पहले आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल द यूज किया जाता है जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो उसके लिए, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक डेड बॉडी टेम्पल, है ना, टेम्पल जाते हुए देखी, या फिर आप कह सकते हो टेम्पल के पास में पाई, है ना, बाय द टेम्पल यूज कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ही वेंट टू द टेम्पल माई, अगर वो अपने, है ना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स, आंटी और कज़न के साथ टेम्पल जा रहा हूँ, तो यानी पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, तो आर्टिकल द यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती है। अब ये चीज़ें आर्टिकल्स का जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होते हैं, और जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, सेलेशियल बॉडी ध्यान रखिएगा, उनके पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। कोई जियोग्राफिकल वर्ड है जैसे कि आर्कीपेलागोस, है ना, अंडमान निकोबार्स, और वो ध्यान रखिएगा वो जियोग्राफिकल टर्म्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है ना, तो फिर क्या होगा, उसके पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। सी के पहले आर्टिकल द नहीं होगा, ओशियन के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि कोई कंट्रीज़ है उसके नाम में प्लूरल आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स होता है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले द यूएसए लिखा जाता है। यूके, है ना, यूएई, जो भी कंबाइंड नाउन के फॉर्म में किसी कंट्री का नाम है, कंबाइंड नाउन का मतलब दो या दो से अधिक नाम उसमें जोड़े गए हों, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके मतलब, तो इनके पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। इंडिया के पहले नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के पहले यूज नहीं किया जाएगा, चाइना के पहले नहीं यूज किया जाएगा। और आर्टिकल द के मैं ऐसे आपको ओरली बता दूं, तो जैसे इंडियंस के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा जब वहाँ के लोगों की बात की जा रही है। इंग्लिश के पहले आर्टिकल द यूज होगा, लेकिन अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो आर्टिकल द यूज नहीं किया जाएगा। किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं आर्टिकल द यूज होता है। लेकिन वहाँ के इंग्लिश का मतलब तो अंग्रेज़ भी होता है, तो अंग्रेज़ के सेंस में द इंग्लिश यूज हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे आर्टिकल द यूज किया जाएगा। इसका मीनिंग होता है अंग्रेज़। लेकिन अगर कहीं ये हो कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ कोचिंग, आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग टू कोचिंग फॉर टीचिंग इंग्लिश, अब वहाँ पे द इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, है ना। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं अंग्रेज़ों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो बड़े रूड होते हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ आई कैन नॉट टीच टू द इंग्लिश बिकॉज दे आर रूड इन बिहेवियर, अब दे लगाया हूँ, इसका मतलब कि भाई ये कहीं ना कहीं वहाँ पे अंग्रेज़ों की बात कर रहा है, वो इंसानों की बात कर रहा है, तो मैं उनको नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो द इंग्लिश वहाँ पे करेक्ट है, और भाषा या सब्जेक्ट के लिए द इंग्लिश गलत होता है। तो ये चीज़ें आर्टिकल द में, और जब मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊँगा, स्पेसिफिक आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो आपको बहुत डिटेल्स में बताऊँगा चीज़ों को। अंडरस्टूड गाइस। अब 4 क्वेश्चन में ही 15-20 मिनट हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ी आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं इसमें बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं होगा टेम्पल के पहले, क्योंकि टेम्पल पे जा रहे हैं पूजा पाठ करने के पर्पज़ से, जब तक इसको स्पेसिफिक नहीं बताया जाता कि यहाँ इसका यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए किया गया है, तब तक आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, 2 साल पहले। मैंने एक बताया था कभी किसी सेंटेंस में यस्टरडे टाइम के रूप में यस्टरडे यूज किया गया हो, या एगो करके कोई एडवर्ब ऑफ टाइम बनाया गया, जैसे 2 years एगो, 3 days एगो, 4 years एगो, या 5 month एगो, एगो करके बनाया हो, अर्लियर करके हो, अर्लियर, या फॉर्मर करके हो। फॉर्मर का भी तो मतलब पहले होता है, फॉर्मरली होता है ये, है ना, एडवर्ब के रूप में यूज होगा तब। फॉर्मर जो होता है वो पहले वाला कोई इंसान के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन टाइम के लिए फॉर्मली होगा। फॉर्मली का मतलब अर्लियर ही होता है समझो। और लास्ट करके कोई टाइम दिया गया है, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट संडे, है ना, बस ये सिंस फॉर के साथ ना हो, ध्यान रखिएगा। लास्ट करके कोई टाइम इसके साथ दिया हो, और इसके साथ और क्या होता है, कोई पास्ट टाइम इंडिकेट किया गया हो। पास्ट टाइम का मतलब इन 1947, इन 2020, मतलब जो बीत चुका है ना। तो ये किसको दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं ये एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है, और एक्शन जब पास्ट में हुआ है तो वो टेंस भी क्या जाएगा, पास्ट में, तो सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। 2 years एगो की बात कर रहा है तो यहाँ पे हैव यूज नहीं किया जाएगा। आई के साथ यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पास्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, फिर एग्जाम ये करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये बताता हूँ आपको इसमें क्या गलती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखिए क्वेश्चन टैग का ये रूल है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग, ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट में चीज़ों को बता देगा। क्वेश्चन टैग में 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो मेन सेंटेंस है, मेन यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन सेंटेंस, मेन यहाँ पे क्वेश्चन टैग ये लिखा है ऊपर, मेन सेंटेंस। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको, वो वही यूज होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग, जो मेन सेंटेंस में टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। क्वेश्चन टैग में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ना कि नाउन का। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही का यूज किया जा सकता है, शी का यूज किया जा सकता है, इट का यूज किया जा सकता है, दे का यूज किया जा सकता है, आई का यूज किया जा सकता है, एक्सेट्रा। ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टूड। तो आप देखिए, द अर्थ मूव्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट है ना, सॉरी, ये मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट एंड डेफिनिट में लगता है। राउंड द सन, है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट यूज़ किया गया है इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग में क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस का क्या होगा, डू या डज होता है, लेकिन अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो अर्थ के लिए इट यूज करेंगे, सही है, लेकिन इट के साथ प्रेजेंट एंड डेफिनिट में डज यूज किया जाता है। अब डज इट होगा नहीं, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो ये डज इट भी नहीं होगा, ये क्या होगा, डजंट इट, नेगेटिव में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, ज़्यादा पतला हो गया, चलो थोड़ा कुछ तो रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अगर तुम कीज़, सेफ की कीज़ मतलब जो अलमारी है उसकी कीज़ नहीं दोगे तो तुम मार दिए जाओगे, यही कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो नेगेटिव टू नेगेटिव वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड इन
द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में सेम सेंटेंस। जैसे अनलेस भी नेगेटिव है, कंजक्शन है अनलेस, और नॉट क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो ये दोनों एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस के साथ यूज किया जाएगा सीधे अनलेस यू गिव, ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव कंजक्शन है। अंडरस्टूड। एक मिनट, चलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार्स, हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। देखिए इसमें पहले ही बिलियंस ऑफ स्टार बोला गया है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी ये क्या है, काउंटेबल है, नंबर्स बता दिया गया है, काउंटेबल ही है। वैसे भी स्टार्स के साथ एस लगाया है तो एस जिनको काउंट कर सकते हैं उन्हीं के साथ लगता है ना, प्लूरल बनता है वही चीज़ें। तो यहाँ पे मच का यूज़ नहीं करना चाहिए, मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और ये ध्यान रखिएगा ये क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी अनकाउंटेबल, जैसे चावल है, चीनी है, दाल है, या फिर तेल है, ऐसी चीज़ें। और मेनी का यूज किया जाता है नंबर्स के लिए, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। काउंटेबल होना चाहिए नाउन और वो प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल तो है स्टार्स, है ना, मेनी का। तो यहाँ पे हाउ मच यूज नहीं करना चाहिए, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर द लाइफ। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस, डॉलर की वैल्यू क्या है, डिक्लाइंस हो रही है, मतलब नीचे गिर रही है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, रेजेस नहीं होता है, राइजेज होता है दोस्तों, राइज। राइज मतलब उठना, उगना, बढ़ना। रेज का मतलब उगाना, उठाना, बढ़ाना, है ना, उठाना। जैसे यू शुड नॉट रेज मेनी क्वेश्चन इन द क्लासरूम, तुमको बहुत सारे क्लासरूम में क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मतलब आप उठा रहे हो, क्वेश्चन रेज कर रहे हो। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, हाथ खड़े करो, कहते हैं ना रेज योर हैंड्स। लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में, सूर्य जैसे उगता है अपने से, है ना, हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें राइज वर्ड यूज करना चाहिए। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज होगा, रेज नहीं होगा, है ना, बढ़ता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए दुकानदार है ना, दुकानदार ने बढ़ा दिए तो वहाँ पे राइजेज नहीं होगा, वहाँ पे रेज, है ना, रेज द प्राइस टू, कितना बढ़ाया वो देगा, टू 10%, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह है वो ऑटोमेटिक काम करता है। रफ करता हूँ इनको, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होते हैं तो चीज़ें वैसे ही डेली दिखती हैं न्यूज़पेपर में, आपके माइंड में तुरंत आ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको, भले आपको रीज़न नहीं पता होगा लेकिन आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। ये तो मैंने बता दिया है आपको। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ायर्स, बहुत सारी इच्छाओं में से एक है आर टू बिकम ए डॉक्टर। देखिए वन ऑफ के बाद मैंने बताया था वन हो, ईच हो, ईदर हो, एवरी हो, समवन हो, एनीवन हो, एनीवन। इन सब के लिए वर्ब जो यूज की जाती है दोस्तों, सिंगुलर यूज की जाती है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, लिखा है यहाँ पे, आई नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, मी होगा। क्यों होगा, रूल है आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा, किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज की जाती है। किसमें, ऑब्जेक्टिव।
अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही होता है। ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, ऐसे। अंडरस्टूड गाइस? तो ये 13 नंबर आ गया। ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। उसने पहले कभी भी नहीं लिया है, ना ही कभी लेगा ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, जब आप कोई टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हो कि पहले कभी नहीं लिया, तो यहाँ पे ही हैज़ के बाद लिखोगे ना मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये है हैज़, इसके बाद टेकन, ना ही पहले कभी लिया है, तब क्या होगा, ही हैज़ नेवर टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी होगी, है ना, इंक्लूड करनी होगी। क्या इंक्लूड करनी होगी, इसको तो रफ ही कर दो ना, इसमें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, यहीं पे ए में ही, तो गलती ए में है। तो यहाँ पे हैज़ सिर्फ नहीं लिखना होगा, हैज़ टेकन एंड विल नेवर टेक सच ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। सिर्फ आप ही इज़ लिखोगे तो क्या ही इज़ अ डॉक्टर वगैरह कुछ तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, प्रेडिकेट बनाने के लिए। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, या कम से कम अंडरस्टूड हो। और ये अगला सेंटेंस तो फ्यूचर में है, तो ये अंडरस्टूड तो इसको हम कर नहीं सकते, तो इस ये प्रेजेंट में है तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी वर्ब को यहाँ पे भी रखा जाएगा, लेकिन उस फॉर्म में रखा जाएगा जिस फॉर्म में इस टेंस में यूज होता है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो यहाँ पे टेकन यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई फॉरगॉट इफ़ आई हैड टू पे द फीस टुडे। देखिए, मैं भूल गया था कि मुझे आज फ़ी पे करना था। अंडरस्टूड? ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला हिंदी में कि मैं भूल गया था कि मुझे फ़ी पे करना था। इफ़ का यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ ही गलत है, यहाँ पे दैट सिंपल कंजक्शन यूज करना चाहिए। इफ़ का यूज किया जाता है दो चीज़ों में, या तो सेंटेंस कंडीशनल हो तब ये कंजक्शन यूज किया जाता है कंडीशन के लिए, या फिर इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो। जैसे उसने पूछा मुझसे कि क्या तुम, उसने मेरा नाम पूछा, है ना, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कि क्या नाम है तुम्हारा। तो ही आस्क्ड मी इफ़, ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो वहाँ पे इफ़ का यूज कर सकते हैं। इफ़ माई नेम, मान लीजिए कुछ भी नाम बता दिया, इफ़ माई नेम वाज कुंदन। अंडरस्टूड? कि क्या के सेंस में आता है। और कंडीशनल सेंटेंस आपको पता ही है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पे इफ़ का यूज़ करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इफ़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल कंजक्शन यूज़ किया जाएगा, दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के लिए इफ़ का यूज करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव जो ना क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए इफ़ का यूज किया जाता है, वेदर का यूज किया जाता है, या फिर कोई WH वर्ड को ही कंजक्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। वो प्रॉब्लम से भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, प्रॉब्लम पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक भी उसको सॉल्व करने के लायक नहीं हुआ है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम स्टिल का यूज़ नहीं करते हैं, स्टिल का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जिसमें नॉट आ गए वहाँ पे येट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में येट यूज किया जाता है अभी तक के सेंस में, इसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक के सेंस में। और स्टिल का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, अभी के लिए। अभी भी वो यहीं पे है, क्लास नहीं गया है, ही इज़ स्टिल हेयर, तो वहाँ पे ही इज़ स्टिल यूज करेंगे। अभी तक उसने ये काम नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन दिस वर्क येट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, येट का यूज जनरली लास्ट में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में तो येट ही यूज होगा,
अभी तक के सेंस में, लेकिन वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। तो यहाँ पे ये सी पार्ट में गलती है, इसमें येट का यूज करेंगे। ही इज़ येट नॉट एबल टू सॉल्व इट, या ये सही ज़्यादा होगा, ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व इट येट, लास्ट में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पे खड़े होते हुए, द डिस्टेंट शिप्स आर क्लियरली विजिबल, जो दूर की, यहाँ पे डिस्टेंट, डिस्टेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दूर का, जो दूर की शिप्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। अब कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होगा ना, और उसकी नज़रों में ये विजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में कोई इंसान को दिखाया है नहीं, तो ये पहले वाले सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसको हम कंप्लीट करेंगे कैसे, इसको कंप्लीट करेंगे इफ़ ही, या कोई भी लिख सकते हैं, ही स्टैंड्स ऑन द टॉप, इफ़ ही स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द डिस्टेंट शिप्स आर क्लियरली विजिबल। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ ही स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस लिख दोगे तो भी गलती ए में ही है, और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस वाले एरर हैं, ये सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट लिखा है ना। इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट एक सब्जेक्ट की है, जो सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, आप किसी भी पेड टीचर से आप पढ़िए, आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। जो पेड टीचर दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, खुद पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्लासरूम में नहीं कर रहे हैं। आई हैव बीन अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 7 years इन पैरामाउंट एंड केडी कैंपस, जो कि उस टाइम के सबसे रिनोन्ड इंस्टीट्यूट थे, है ना। मिनिमम वो 1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी देते थे टीचरों को। बट हमको आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में मेरे चैनल को। नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम यू बाई अ कार। देखिए, कभी इट इज़ टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है ऐसे फ्रेज, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखना चाहिए, है ना। ये रूल है, लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे पास्ट टेंस क्या होगा, इट इज़ हाई टाइम यू बॉट अ कार, बाई नहीं होगा दोस्तों, यू बॉट, BOUGHT, बॉट अ कार, सिंपल पास्ट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट में एरर, यहाँ पे हो गया सी में एरर। ये क्या था, इफ़ की जगह पे दैट यूज किया जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड करना था, ए में ही एरर था। एंड 12 वाले में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, अ हॉट एंड अ कोल्ड, ये पहले ही बता दिया, तो वर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे इज़ होगा क्योंकि वन ऑफ यूज किया गया है, तो वन के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। हो गया। हाँ, 17 नंबर नहीं बताया मैं शायद, इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द ट्रेन केम एट 2 o'clock इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए, कभी दिस, दैट, या फिर नेक्स्ट, या द फॉलोइंग, इनके साथ कोई टाइम आता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, तो इनके पहले हम नो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, नो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इनके पहले कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता। जैसे आई केम दिस मंडे, मैं इसी मंडे को आया, है ना। आई केम दिस मंडे, ये सही है। ऑन दिस मंडे गलत हो जाएगा। आई केम, अगर दिस नहीं लगाएंगे तो ऑन मंडे, मैं कब आया था, मंडे को आया था, तो दिन के पहले वैसे ऑन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इन का यूज़ किया जाता है मंथ के पहले, इन में या दिस में, ऐसे कर सकते हो।
ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग ऐसे कभी हो तो प्रेपोजिशन यूज नहीं करते इनके साथ। क्यों नहीं करते ये कारण भी बता दें आपको। दिस मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये जो वर्ड होता है ये पूरा मिल करके आपका बन जाता है एक एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम जब सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है तो उसके पहले प्रपोजिशन नहीं होता है। और मंडे, ट्यूसडे या किसी मंथ का बस नाम रहता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन यूज होता है, क्योंकि नाम किसी चीज़ का नाउन होता है और नाउन की पोजीशन बताने के लिए प्रीपोजिशन यूज की जाती है। समझ में आ गया। आप जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मल्टीपल टाइम्स कोई बुक्स पढ़ोगे तो आपको खुद उसमें क्लियरिटी दिखेगी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आई एंड माई ब्रदर लिव विद आवर पेरेंट्स एंड वर्क इन द फार्म। मैं और मेरे भाई अपने माता पिता के साथ रहते हैं और फार्म में काम करते हैं, मतलब खेती में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक 231 और 123 का रूल होता है। जनरली ये यूज किया जाता है रूल, 231 का जनरल रूल है। कैसे? 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, पहले यूज किया जाएगा। सेकंड पर्सन का मतलब यू होता है। थर्ड पर्सन का मतलब ही, शी, इट, या कोई नाउन हो या फिर दे हो, दे, ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। और आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन में। तो अगर कोई जनरल सेंटेंस बोलना है और ये तीनों यूज किए गए हो सेंटेंस में, मतलब एक इसका, एक इसका, एक इसका कोई यूज किया गया हो, तो सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। कोई भी एक नहीं है इसमें तो सीक्वेंस यही यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस। अगर एक ही सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन अलग अलग पर्सन्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के यूज किए गए हैं तो फिर उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो जनरली क्या यूज किया जाएगा दोस्तों? 231। 123 कब यूज किया जाता है? 123 यूज किया जाता है प्लूरल के सेंस में। अब जैसे प्लूरल का सेंस का मतलब, यू तो प्लूरल सिंगुलर दोनों में माना जाता है क्योंकि सामने एक व्यक्ति है चाहे ज़्यादा है वो यू ही होता है, लेकिन दे यूज किया गया हो, है ना, थर्ड पर्सन की जगह दे यूज किया गया हो और फर्स्ट पर्सन की जगह वी यूज किया गया है, क्योंकि आई सिंगुलर कंसिडर किया जाता है जनरल बोलचाल की भाषा में। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमें ये बोला जाता है कि यू, दे एंड वी, तो ये 2 पर सेकेंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन ये 1, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? 1 2 3, पहले वी यूज किया जाएगा, वी, यू एंड दे होना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस। फिर वर्ब जो होगी, इनके लिए अब 3 बंदे हो गए तो समझो वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही होगी, तो वर्ब प्लूरल ही होगी। अंडरस्टूड। और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, है ना, जो मैंने पढ़ाया है उसको, वीडियोस को देखिए। ये यहाँ पे समझिए कि ये कब 231 आता है, कब 123 आता है ना। ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है 231, ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। एक एक्सेप्शन केस होता है इनका कि 123 तभी भी यूज किया जाता है जब कोई नेगेटिव काम किया गया, कोई क्राइम किया गया हो, थेफ्ट हो, चोरी हो या मिसबिहेव हो, मतलब कुछ नेगेटिव सेंटेंस से पता चले ये कुछ नेगेटिव है ना, या कोई कन्फेशन है, कोई कन्फेस कर रहे हो कोई क्राइम करके, तो भी हम 1 2 3 यूज करते हैं सब के लिए, चाहे प्लूरल हो तब, चाहे सिंगुलर हो। कब? कन्फेशन, क्राइम, मिसबिहेव, मिसलीड, इनके सेंस में। अंडरस्टूड गाइस। ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19। तो अब बताइए ये सही है? ये फर्स्ट पर्सन नहीं, माई ब्रदर क्या है और आई फर्स्ट पर्सन है, 1 है, और माई ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन है। कोई भी सीक्वेंस में आई पहले आया है, मतलब आई मतलब फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन, ये सेंस में हो सकता है। ये कब होता है? या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर कोई क्राइम वगैरह टाइप का सेंस रखता हो सेंटेंस। अब ये माई ब्रदर क्या है? एक भाई है, और आई तो मतलब मैं, ये दोनों तो सिंगुलर ही हैं। अब दोनों सिंगुलर हैं तो सीक्वेंस क्या यूज़ करना चाहिए? 2 3 1, यानी अब तो सेकंड पर्सन है ही नहीं तो उसको तो छोड़ ही दो, यू है ही नहीं,
तो 3-1 होना चाहिए, यानी थर्ड पर्सन पहले है, यानी माई ब्रदर आएगा पहले, आई जाएगा बाद में। समझ में आया आपको? तो ये होगा क्या, आई, 1 मिनट, माई ब्रदर, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, एंड आई आएगा। अंडरस्टूड? लिव विद आवर पेरेंट्स, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आवर का यूज किया जाएगा जब तक इसमें कोई फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है। इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी जब तक फर्स्ट पर्सन है इसमें, तब तक हमेशा और का यूज ही किया जाएगा अपने के सेंस में, मतलब पॉजिटिव केस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, फ्यू साइंटिस्ट चेंज्ड पीपल्स आइडियाज एज मच एज चार्ल्स डार्विन with his theory of evolution, yet as a boy he showed little sign of becoming a great scientist। एक चीज, फ्यू साइंटिस्ट मतलब कुछ ही साइंटिस्ट, फ्यू साइंटिस्ट एक नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यू जो होता है नेगेटिव होता है, अ फ्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका मीनिंग कुछ होता है, और इसका कुछ ही मतलब नेगेटिव सेंस, मतलब ना के बराबर। फ्यू साइंटिस्ट सही है, साइंटिस्ट के पहले, साइंटिस्ट एक काउंटेबल है तो काउंटेबल के पहले फ्यू का यूज़ करते हैं, दैट इज़ करेक्ट। चेंज पीपल्स आइडियाज़, पीपल के आइडियाज़ उतना ही ज़्यादा जितना कि चार्ल्स डार्विन ने, है ना, अपने थियरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा किया था। ओके, एज मच एज के बाद चार्ल्स डार्विन लिखा तो ज़रूर है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसने मतलब थियरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा किया था, तो चार्ल्स डार्विन डिड आएगा दोस्तों, ये पास्ट की बात की जा रही है, डिड विद, यहाँ पे गलती है, डिड विद हिज थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अंडरस्टूड? गलती है यहाँ पे, सीधे सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया है, प्रेपोजिशन लिख करके और ऑब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन क्या किया उसके साथ ये लिखा नहीं है, सेंस से तो समझ में आ रहा है लेकिन लिखा नहीं है, इस डिड विद हिज थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें गलती क्या है, ए पार्ट है ना यहाँ तक पूरा, हाँ तो ए में ही गलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स वन हिम द इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का अच्छा लुक उसको इलेक्शन जिताता था, बट ही हैज़ स्टिल टू प्रूव, लेकिन उसको अभी भी प्रूफ करना पड़ता है, दैट ही इज़ नॉट, देखिए बोलने में भी आपको तुरंत बोलोगे, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह या इंग्लिश किताबें वगैरह पढ़ते हो तो देखो क्या बोलते क्या हो आप, दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ प्रेटी फेस, क्या बोलते हैं हम, जस्ट अ प्रेटी फेस, लेकिन इसमें लिखा क्या है, अ जस्ट प्रेटी फेस। समझ में आ गया? आप बोलते सही हो लेकिन लिखा गलत है इसमें, तो यही एरर है। जस्ट के बाद या सच के बाद अगर आर्टिकल पहले यूज किया है तो गलत होता है, आर्टिकल ए एन यूज इसके बाद किया जाता है, अगर यूज करना है तो पहले यूज नहीं हो सकता, तो ये गलती है। जस्ट अ प्रेटी फेस होगा, नॉट, ना कि अ जस्ट प्रेटी फेस। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द टू बुक्स आर द सेम, दोनों किताबें एक ही जैसी हैं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, उस फैक्ट के अलावा, दैट दिस हैज़ एन आंसर इन द बैक, इसका है ना, इस वाली का आंसर जो बैक में दिया है, चीज़ ध्यान दो, बोलने में कुछ भी आता है, अगर पेज होता है बैक पेज पे या लास्ट पेज पे तो ऑन यूज करते हैं, अगर सिर्फ पोजीशन बतानी है एग्जैक्ट पोजीशन तो ऐट यूज करते हैं। इनका यूज किया जाता है दोस्तों, इनका इनक्लोज्ड प्लेस के लिए, इनक्लोज्ड प्लेस के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम इनक्लोज्ड सेंस में यूज करते हैं, तो है ना, या तो ऑन द बैक पेज होगा अगर पेज नहीं लिखा है तो, अगर सिर्फ हम कहते हैं कि पीछे तो एट द बैक होगा, है ना, हैज़ एन आंसर एट द बैक, इनका यूज गलत है। रफ कर देता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 23, he estimated his income tax bill by extrapolation over figures
किसके द्वारा? एक्सट्रापोलेशन। अब कहाँ से एक्सट्रापोलेशन? ओवर फिगर सबमिटेड इन द प्रीवियस ईयर। फ्रॉम होगा दोस्तों, ओवर नहीं होगा, फ्रॉम फिगर्स सबमिटेड। एक्सट्रापोलेशन, एस्टिमेट किया, कहाँ से एस्टिमेट किया? फिगर्स जो है ना पहले जो उन्होंने सबमिट किए थे, जो भी अमाउंट या वहाँ से। तो यहाँ पे ओवर यूज नहीं करेंगे हम, ओवर का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता है, फ्रॉम का यूज किया जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिसोर्स के लिए आप जो सोर्स से अगर कोई चीज़ लेते हो आप, है ना, आई हैव टेकन दिस आंसर फ्रॉम दैट बुक। तो सोर्स क्या है? वो बुक है ना। ये कह रहा है कि जो फिगर्स हमने सबमिट किया है पिछले सालों में, वहाँ से ये इनकम टैक्स बिल जो है एस्टिमेशन वहाँ से लिया है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक स्टिक्स आउट like a sore thumb among the old buildings in the area. Buildings in the area. मॉडर्न ऑफिस ब्लॉक करेक्ट है। स्टिक्स सिंगुलर यूज किया है क्योंकि ये ब्लॉक ये सब क्या है? सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे स्टिक्स आउट करेक्ट है। लाइक अ शोर थंब अमंग ओल्ड बिल्डिंग्स इन द एरिया, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, यहाँ पे दो तो बताया नहीं है कि दो हैं, तो अमंग का यूज करेक्ट है, नो एरर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर। इससे पहले मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं रहा हूँ। एंड ना ही मेरी बहन रही है, नीदर माई सिस्टर। मैंने आपको एक रूल बताया था इसके पहले प्रीवियस टाइम में कि कभी भी नेगेटिव एडवर्ब है या कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए और उस वहाँ पे सेंटेंस लिखना हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। नीदर अगर यूज किया गया है NEITH या नीदर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे कैसे? नीदर। अब ये नहीं दिया है तो सेंस से निकालो, ये पहले वाला सेंटेंस पढ़ के, ना मैं न्यूयॉर्क कभी रहा हूँ इससे पहले, ना मेरी बहन रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नीदर हैज़, मेरी सिस्टर क्या है? सिंगुलर है, हैज़ माई सिस्टर बीन, ना ही मेरी बहन रही हुई है। अंडरस्टूड। तो गलती कहाँ है? सी पार्ट में। तो ये हो गया आपका 8 पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। 8 पार्ट मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिए, और टोटल मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है 200 क्वेश्चंस को, और ये 200 क्वेश्चन में आपकी मोर देन 60% ग्रामर कंप्लीट हो गई है। अंडरस्टूड। अब ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी क्वेश्चन के थ्रू, और 500 से ऊपर क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा ही हैं, काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है 560 हो, 530 हो, मैंने काउंट पूरा नहीं किया। 500 से ये तो पता है कि 500 से ज़्यादा है, क्योंकि 250 तक तो आपको ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊँगा जो आगे मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में आपको। अंडरस्टूड है? चलिए तब नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।